नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिनके दर्शनों के लिए बहुत से लोग तरसते हैं। एक ऐसी हमारी विरासत जिसको मैं कहूँगा जिसको संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो हरियाणा का कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसकी प्रतिमा, जीती जागती प्रतिमा, जिसके बारे में आपको बहुत दिनों से जिज्ञासा भी हुई होगी कि वे ऐसे लोग जो अभी कहाँ हैं, किस हाल में हैं। आपने बहुत से कलाकारों को देखा होगा। हरियाणवी फिल्मों के स्टार रहे रामफल चैल जी। आज हम मिलने आए हैं रामफल चैल जियों से जो रोहतक में हैं, और आपने इनको आकाशवाणी पर भी सुना होगा रामफल भाई के नाम से, रामफल चैल के नाम से। खेत खलियान कार्यक्रम, ग्रामीण संस्कार कार्यक्रम, बहुत से कार्यक्रमों में इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। और आज आपने इतना समय हमें जो मिलने का दिया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आपने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, कई फिल्में हरियाणवी में बनाई। उस समय जब लोग फिल्मों के बारे में जानते ही नहीं थे, आपको कैसे लगा कि भाई हम फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देवा, हरियाणा की संस्कृति को हम भी बड़े लेवल पर लेकर जाना? जगड़ जी, सबसे बड़ी बात प्रारब्ध होता है कि आपकी किस्मत आपको कहाँ किस मोड़ पे छोड़ जाती है, किस मोड़ पे साथ आ जाती है। और ये प्रारब्ध को मैं मानता हूँ। मैं 10वीं पास करके बहुत अच्छे नंबरों से और रोहतक में आगा जाट कॉलेज में दाखिला ले लिया। 2 साल के बाद पता चला कि जब बीए कर लेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे और कोई नहीं निकलना इसमें से। अच्छा। तो मेरे एक रिश्तेदार थे, मेरी बुआ के लड़के, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वो मुझे ले गए। और मेरा कॉल एक गांव है कैथल जिले में, वहां पे मेरा दाखला हो गया एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर में। तो 5-6 दिन हुए थे। वो सारा इंटरनल सिस्टम था और एक स्कूल से माड़ा था, बेहतर था वो। हमारा जाट कॉलेज की हवा लग ली थी, तो हमने थोड़ा वैसे काम चला गया था। तो मैं एक प्रोफेसर थे डॉक्टर के बतरा, उनकी नकल उतार रहा था कि भाई ये ऐसे पढ़ाते थे। उनको कोई दाद की प्रॉब्लम थी, वो बार बार यूं करते थे, कभी ऐसे करते थे हाथों को। तो मैं उनकी नकल उतार के और उनको बता रहा था अपने क्लास वालों को, ये फिजिक्स वाले सर ऐसे पढ़ाते हैं। वो खिड़की में से देख रहे थे, वो तुरंत भाग के आए, हवाई चप्पल पजामा और ऊपर बुशर्ट। तो ये कौन था जो मेरी नकल उतार रहा था, ये कौन था? तो 6-7 लोग थे, पकड़े गए। तो मैंने हाँ भर ली थी, मैं था कि मेरी नकल उतार रहे थे। मैं यस सर, कल फिजिक्स की लैब में मिलना है। तो जो सेकंड ईयर के बच्चे थे बोले भाई तू वैसे घर चला जा, ये इंटरनल सिस्टम है। प्रोफेसर बत्रा बहुत सख्त आदमी है, तू इसकी नकल उतारता, पकड़ा गया। तो हाँ भर ली। घर में उतारे रहा था, झूठ कैसे बोल दूं। करे नहीं। अब अगले दिन बुलाया तो पहला सवाल, रोटी बांधनी आती है? मैं यस सर। पगड़ी? मैंने यस सर। हरियाणवी तो आप बोलते हो, मैंने देख लिया। मेरी नकल बहुत अच्छी उतार रही थी, तो आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं। संक्षेत्र की बात है। तो मैंने कहा मैं कभी मंच पे तो नहीं गया, वैसे प्रार्थना वगैरह कहलवा दिया था स्कूल में, कई बार पाठ भी पढ़ा दिया थे। इंग्लिश के टीचर कहते भाई आप पढ़ दो इसको, तो मैं पढ़ दिया था, वो हिंदी ट्रांसलेशन वो कर दिया थे। बोला नहीं, आप स्टेज के बहुत अच्छे एक्टर बनोगे और घबराना मत, मेरे बारे में लोग कई तरह की बकवास भी करेंगे। तो सारा मैं निर्भय होकर और उनके पास जाने लग गया। 4-5 दिन में रिहर्सल करवा दी उन्होंने, और 1976 में मैं मंच पे स्किट में कलाकार के रूप में चला गया। वो आपका बीज वपन का काम था कला के क्षेत्र में। हाँ, वहाँ से आपके अंदर बीज का जमाव शुरू हुआ। मैं जब 1976 में नीचे उतरा तो क्लास फेलो कंधों को उठा लिया। मैं पूछू भाई तू कहाँ था, तू कहाँ था? मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं धड़ाधड़ बोलता गया जो रट रखा था वो। और वो एक्टिंग अपने आप कुदरती होती चली गई। मैं उसके बाद धीरे धीरे करके मैं बेस्ट एक्टर रहा 76-77 में। फिर हिसार में आ गए। हिसार में जगत जाखड़ मेरा लड़का बनता था, जो चंद्रावल का हीरो था। जगत जाखड़? हाँ, मैं उसका सूरज के नाम से जिसको लोग जानते हैं, सूरज चंद्रावल फिल्म के हीरो। मैं उसका बाबू बनता था। अच्छा। और छुड़ानी से थी स्नेह धनखड़, वो उसकी माँ बनती थी। हमारी 3 तो फिक्स हो गए, और बाकी तो अच्छे हिसार में हमने 77, 78, 79, 80, 4-5 साल 81 तक खूब, मतलब अच्छा एक बड़ा एक मंच मिल गया हमें। और हरियाणवी हिंदी ड्रामा वगैरह वो कोई महीने रिहर्सल करवा के करते थे, और हम 2-3 दिन की रिहर्सल में स्किट ऐसी कर देते थे।
भूंडू की सगाई, भूंडू का ब्याह, भूंडू का घर, मतलब भूंडू एक नाम टेक लिया। वो जगत जाखड़ था, मैं उसका पिताजी, उसकी माँ, तो वो बाकी के पात्र उसमें भर लेते थे जो जरूरत, हाँ जो भी जरूरत होती। तो बहुत अच्छी स्किट हमारी रही कही। और जब भी मैं या जगत जाखड़, हम दोनों कई बार मजाक में ना धोती कुर्ता पहन के ऐसे ही सड़क पर निकल जाते थे, तो लोग कहते थे आज ऑडिटोरियम में कुछ ना कुछ होगा, चलो, और भीड़ लग जाती थी। हाँ, आज बाबू बेटा दोनों रोड पर निकल रहे हैं, तो भाई मतलब तो कुछ ना कुछ होगा। हाँ, कई बार मजाक कर लेते थे ऐसे ही। और 81 में फिर बेस्ट एक्टर कुछ आइटम्स में वो रहा जगत जाखड़, कुछ में मैं रहा। घूमर और पनियारी 2 प्रोग्राम हुए थे जयपुर में, इंटर यूनिवर्सिटी, उसमें 1-2 पोजीशन मेरी आई, 1-2 उसकी आई। मोनो एक्टिंग में उसकी थी और तो माइम में मेरी थी। तो इस तरह से करके अच्छे अवार्ड समझ जीते। आपने तो बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। हाँ, तो हर क्षेत्र में आपने अवार्ड जीते हैं। उसके बाद फिर जो है वो बाहर निकले तो कई जगह नौकरी करी, जैसे वर्ल्ड बैंक में करी मैंने, वहाँ मेरा सफीद स्टेशन था। 4-5 महीने बाद पता चला कि आपको अमेरिका या इंग्लैंड में जाना पड़ेगा, तो वो छोड़ दी कि वहाँ रोटियां नहीं मिलती देहात से थे। फिर उसके बाद एस्कॉर्ट्स में करी फरीदाबाद, वो छोड़ दी। फिर वहाँ दिल्ली लगा, फरीदाबाद का पूरा जमुना के साथ का इलाका था, 20 गांव थे और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उनका एक। तो उस टाइम में 82 में मेरे पास 2 लाख रुपए की ऑफर थी, क्योंकि 2 लाख रुपए आप किसी को खाद, बीज, दवाई कुछ भी दे दो, अपने रजिस्टर में चढ़ा के फार्मर्स के लिए। अच्छा काम था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के माहौल से निकल के एकदम से ऐसे माहौल में जाना जहाँ बोली भी नहीं मिलती थी, खान पान भी नहीं मिलता था ज़्यादातर। फरीदाबाद का इंटीरियर एरिया जमुना के साथ का। तो वहाँ से वो छोड़ दी, फिर कुंडरी में एडीओ लग गए। फिर समझ में आया कि भाई मैंने वर्ल्ड बैंक की नौकरी छोड़ दी, फिर नेशनल लेवल की कंपनी, और अब सारी उम्र गाँव में कटेगी। तो बेटा हो रहा था बड़े वाला, पड़ेगा कहाँ। तो उसके बाद ये रेडियो की निकली, तो 1983 में मार्च में जो रेडियो ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ फिर कुछ ऐसी बातें हुई कि छेल गेलांजांग एक फिल्म बनी थी, तो विष्णु मल्होत्रा उसके स्क्रिप्ट राइटर थे, जो विशुद्ध हिंदी लिखते थे। बाल सिंह उसमें हीरो थे और अरविंद स्वामी उसके डायरेक्टर थे। तो वो आए M.A. राकेश जी के पास कि जी हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हरियाणवी जैसे हम बोलते हैं वैसे लिख भी दे। तो बोले हाँ, एक लड़का मैंने भर्ती किया, मिलवा देता हूँ। बुलाया, मुझे मिलवाया। तो बोले आप चले जाया करो बीच में 3-4 घंटे के लिए। तो मालाबार होटल होता था यहाँ अपने कचहरियों के पास में, वहाँ बैठते थे। तो 10-12 दिन वहाँ मैंने काम किया। दादा लहरी सिंह थे जो हम लोग वाले थे, उनको स्क्रिप्ट चेक करवा देता था मैं। 8-10 दिन के बाद वो यूनिट जो वो शिफ्ट हो गई थी सोनीपत। 4-5 दिन सोनीपत में हो लिए, तब उन्होंने एक दिन पता नहीं क्या सोची, बोले रहे बाल सिंह इधर आ। बोला हाँ दादा, यो छोरा तेरे तगड़ा भी है, तेरे तो सुथरा भी है, तेरे तो बड़ी हरियाणवी भी जाना है, भाई तू इसको क्यों नहीं देता रोल, डरता इससे? बोला ना, रामफल चहल तो हमारे दोस्त ही बन गए, तो डरना क्या था, इसको रोल दे। तो अगले ही दिन मेरी शूटिंग हो गई और मैं प्रोफेसर की भूमिका उन्होंने दे दी। दादा लहरी सिंह ने सिर्फ इसलिए खुश हो गए मैं जैसे बोलता हूँ वैसे लिख देती हैं। हाँ, तो खैर वो फिर फिल्मों में आ गए। तो पनघट उसके बाद आ गई मेरी 1984-85 में। उसके बाद एक फिल्म आई थी खानदानी सरपंच, वो 90 के आसपास। और उसके बाद अभी 1-2-3 साल पहले आई थी वो कानून से डरो हिंदी की, उसमें था मैं हीरो। अभी कुछ सीरियल हैं जैसे वेब सीरीज वगैरह। इन बिटवीन क्या हुआ जयकर्ण जी के रघुवीर मथाना जी थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, पुलिस में थे। उन्होंने पंडित मांगेराम पे किताब लिखी, तो मुझे देने आ गई वो कि भाई एक ऐसे ऐसे आदमी है और वो करता है रचना, मतलब ध्यान से पढ़ता है। तो मांगेराम वाली किताब में लिखा हुआ था कुछ रागनियां मेहर सिंह की भी मिलती हैं जिसमें प्रक्षिप्त ज्यादा हैं और रेडियो वाले भी उनको रिकॉर्ड करने से कतराते हैं।
तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, भाई ये जो आपकी टिप्पणी है इससे मैं सहमत नहीं हूँ, और मैंने इतनी रागनियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। फौजीमेर सिंह की रागनियों का एक वैसे ही चौक हो गया। तो 6-7 साल लगा के मैंने 150-200 रागनियाँ उनकी जो ओरिजिनल थी इकट्ठी कर रखी थी, मैंने उनको दिखा दी। तो बोले मेरे को तो दिखा दी और किसी को मत दिखाना, चोरी कर लेंगे। मैंने कहा मैं चाहता हूँ चोरी करके। हाँ कोई किताब निकलवा दे, मैंने कहा आप निकलवा दो। हाँ वो कोऑथरशिप में किताब लिखी हमने 1996-97 में। उसके बाद फिर लेखन में रुझान हो गया। बीच में जनसत्ता और दूसरे अखबार में गांव की कहानी छपती थी, बहुत कहानियां लिखी थी उससे। और एक डीपली ये लगा कि भाई रेडियो में बैठते थे जब सोचते थे भाई बहुत कुछ आता है कि मैं 1 घंटा कृषि के कार्यक्रम में बगैर कोई किताब लिए बोल देता हूँ, मैं ग्रामीण संसार में बोल देता हूँ। जब गाँव में गए, लोगों से मुलाकात की, आप जैसे लोगों से, विद्वानों से, उनसे, तो लगा मुझे आता है कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई और आज आप जैसे लोगों के, आपने तो पूरा 22 किताबें अपने हाथों से लिखा है। 22 किताबें हैं, 22 किताबें आपने लिखी हैं। अभी जो आई है। सबसे बड़ी जो समस्या आती है चल साहब कि हरियाणवी की कोई लिपि नहीं है। हिंदी की लिपि में जब हम हरियाणवी को कन्वर्ट करते हैं तो कई अक्षर बनते ही नहीं है। आड़े शब्द आ जाता है। आड़े को कैसे लिखा, आले लिख सकते हैं, आड़े तो लिखा जाता नहीं। आड़े तो है, गुजराती वाला ले लिया है। हाँ तो पंजाबी का नए से थोड़ा सा और मोड़ दो, गुजराती में आड़ा शब्द है। देखिए गुजरात की और हमारी भाषा जो है, गुजराती और हमारी, वो 6 बोलते हम 6 बोलते, इतना ही फर्क है। हाँ क्योंकि जाखड़ वंशियों का 500 साल तक गुजरात पर राज रहा है। संस्कृति राजा से प्रजा तक भी आती है और प्रजा से राजा तक भी जाती है। बिल्कुल ठीक। 22 वर्षा जिसको कहते हैं ना केमिस्ट्री वाले, तो वो 22 वर्षा है। तो हम वो 6 बोलते हम 6 बोलते, इतना ही फर्क है। अड़ा शब्द वहाँ भी है, तो वो अड़ा वहाँ से गुजराती से ले लिया और वो प्रिंटिंग में है, कंप्यूटर में है, तो अड़ा लिखा जाता है सर आराम से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपने जितनी मेहनत करी है, एक बहुत ज्यादा मेहनत आपने करी है। और आपने बताया कि आप कोल में पढ़ते थे। कोल आजकल जो धान का रिसर्च सेंटर है हमारा हरियाणा का, तब भी वो कोल में है। तब भी था वहां पर धान ज्यादा होते हैं। आपको पता है कि बावल भी हमारा एक रिसर्च सेंटर है। तो इन्होंने कोल से बीएससी एग्रीकल्चर करी। 2 साल की थी उस टाइम, अब 4 साल की है। अब 4-5, अब पूरी डिग्री है वहाँ, पहले 2 ही साल थे। हाँ तो शुरुआत में आपको भी पता नहीं था कि आप क्या बनना चाहते हो, लेकिन आपकी किस्मत कहो या आपका हुनर, वो आपको लगातार ऊपर उठाता चला गया और आप लगातार शिखर पर चढ़ते चले गए। हरियाणा की जिस संस्कृति को लोग देखने में ही इतने विभोर हो जाते हैं, जितना आनंद मिलता है। आज भी किसी पुरानी फिल्म को अगर हम उठा के देखते हैं, बड़ा आनंद आता है। वो पेड़ पौधे, वो उड़ती हुई धूल, वो झूमते हुए पशु, तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आप तो उसके साथ गवा रहे हो, आपने तो बहुत कुछ देखा है। देखिए जगन जी, बात ये है, एक ही फर्क होता है कलाकार में और एक आम आदमी में, कि आप रेलवे स्टेशन से उतरे, भिखारी बैठा है, उस भिखारी की क्या ड्रेस है, कैसे एक्सप्रेशन है, वो कैसे बोलता है, कैसे मांगता है। अब जो मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं, नजदीक से लग रहा हूँ, तो वो कलाकार देखता है। अच्छा, मुझे अगर भिखारी का रोल करना पड़ा था कि ऐसे वो कला की दृष्टि से देखता है उसको। पेंटर उसकी सलवटे, उसकी चेहरे पर जो झुर्रियां हैं उनको देखता है। मैं उसकी पेंटिंग कैसे बनाऊंगा, है ना, वो पेंटर उस ढंग से देखता है। बिल्कुल। तो अमीर आदमी देखता ही नहीं उसकी तरफ। हाँ, ये हमारे देश पे कोई बाहर का आएगा दूसरे देश का तो क्या सोचेगा, बिल्कुल वो उस एंगल से देखता है। तो ना हर आदमी, तो आप चीजों को, मैं तो हमेशा रेडियो में जितने भी हमारे साथी कंपेयर अनाउंसर आते थे उनको कहता था, आपको कृषि सीखने की जरूरत नहीं है, आप आँख खोल के बस में बैठिए और आप जहाँ भी जा रहे हैं देखते जाइए, तो आपको आधा ज्ञान तो वैसे ही हो जाएगा। आज आप निकलेंगे तो आम के ऊपर कितनी छोटी आम भी लग रही है, ये कट चुका है, वो खेत बता रहे हैं। तो हमारी, आप इतने अच्छे कलाकार भी रहे हो, आपने इतना अच्छा वो करे है, बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंचे हो चैल साहब। और आजकल आपकी जिंदगी किस तरीके से बीत रही है, आप जनता को और दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही है, क्योंकि आप सुखी हैं मन से, तो आप सुखी हैं। अगर आप दुखी होते हो दुखी हैं।
पांडु पिंडारा के मेले में एक आदमी मेसे रोटर गंठा फोड़ के उसमें खाने लग रहा है। वहां पर रिवाज था चूरमा ले जाने का, तो 2-3 चूरमा खा खो के चले तो देखा, उसकी तरफ देखे, कड़वे कड़वे देखे। ये उन्होंने बोला भाई साहब के देखे तेरे यार तो गांव में भी नहीं गुलछड़े उड़ा रहे। ठीक है ना, गंठा रोटी में गुलछड़ी उड़ा रहा है अगला। हाँ, वो अपना गंठा रोटी में गुलछड़े मान रहा है। अब उसको आप कुछ भी दो। तो बात ये है कि मैं तो दिल से खुश रहने वाला आदमी हूँ। बहुत बढ़िया कटरी अलवर के पास एक 5 एकड़ जमीन लेके वहाँ बाग लगा रखा है। और एक देसी गाय पाल रखी है। और आराम से वहाँ सारे फल फ्रूट और जितना भी मैं कर सकता हूँ एक उसमें। तो वो बीच में 2-3 दिन वहाँ आता हूँ। विश्वविद्यालयों में खूब जान पहचान आप वो जहाँ भी जाते रहते हैं, बैठ के अपना पढ़ता हूँ। घर से जब निकलते हैं तो लोगों की भीड़ ये होती है कि वे रामफल चल के एक बार दर्शन तो हो जाएं। रामरमी करने वालों की तो छोड़ो, इनसे एक बार दर्शन देखने के लिए कि भाई एक बार रामफल जी के दर्शन हो जाएं, क्योंकि इनको ज्यादातर लोगों ने फिल्मों में देखा है या आकाशवाणी पर सुना है। जिनको आकाशवाणी पर जिनकी आवाज मधुर आवाज हमें सुनाई देती थी 90-91 के आसपास में, तो इनकी तुत्ती बोलती थी आकाशवाणी पे, बहुत ज्यादा हमने भी सुना काफी बार। अब आजकल दूसरे आगे इन्होंने वहां से सेवानिवृत्ति ले ली और आज भी हमारे बीच में है और आज भी वैसे के वैसे बोल रहे हैं जैसे इनकी आवाज होती थी। तो आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब। और मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि इनका आपकी कोई इनसे बातचीत करने की या इनके बारे में कुछ जानने की रुचि है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि इनके बारे में मैं जितना बताऊंगा उतना कम है। ये वीडियो अगर शाम तक भी बनाई जाए तो भी इनके बारे में हम पूरी जानकारी नहीं निकाल सकते। इनका खुद का इतिहास इतना गहरा है कि हम वहां तक पूछ भी नहीं सकते। एक बात कहना चाहूंगा जी कि हम अगर खुश रहना चाहते हैं ना जी, तो 4 नियम है हमारे पिताओं के। सहजता, सहज हो, सबको उपलब्ध हो, सरल हो, कोई लाग लपेट की बात ना करे, झूठ बोलोगे याद रखनी पड़ेगी, दोबारा इनके सामने कुछ कहूंगा, आपके सामने कुछ कहूंगा। तो सहजता, सरलता, निजता के अपनापन हो। आप एक बार किसी से मिल ले तो लगे कि ये मेरे सबसे नजदीक में हो, अपनापन। हाँ, सहजता, सरलता, निजता और तरलता के तरल हो, दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे की खुशी में खुश हो। ये नहीं कि दूसरे के दुख में खुश हो और खुशी में दुखी हो, ऐसा नहीं हो। तो 4 नियम अपना ले, जीवन बहुत सरल चलता है। अब तक भगवान की कृपा से बढ़िया थी। बहुत अच्छी बात है। और आपने जो संदेश दिया है इसको मैं तो फॉलो करूंगा, साथ ही साथ दर्शकों को भी कहूंगा कि भाई इस नियम को आप भी फॉलो करो। और बहुत अच्छा आपने हमें जो समय दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।